बिठा लो भाई, बिठा लो इन बालकों को। ये देखो आगे एक बेंच बीच में बिल्कुल खाली कर रखी है। आगे निकल जाओ बेटा, इस आगे वाली बेंच पे। पीछे का सब नोट कर लिया अब तक जितना कराया, सबका नोट है। कॉपी क्या, मैं ऐसा किया करूंगा ना, कभी कभार नहीं लिखा है और कभी कभार फिर यहीं लिखाऊंगा, खुद ही कॉपी खोलो बैठ के। कॉपी भी लेके आया करो साथ में। कभी कभार नहीं लिखाएंगे तो पीडीएफ भेज देंगे, किसी दिन मन में आ गया तो उस दिन लिखा दिया करेंगे। आज लिखाएंगे, कॉपी खोलो। आज लिखो बैठ के, आज लिखाते हैं। पीडीएफ भेज दें। चलो कल, कल लेके आना कल। अच्छा एक बात और बताओ, इस बार मैं सोच रहा संडे को पढ़ा दूं और मंडे की छुट्टी कर दूं। मंडे को पहली बात तो लाइट नहीं आएगी, अभी मंडे को लाइट नहीं आती है, कावड़ वगैरह है चक्कर। और दूसरा बच्चे वैसे भी कम आते हैं, अब तीसरे चौथे लास्ट दो सोमवार बचे, इनमें वैसे भीड़ भाड़ बहुत होती है, तो समस्याएं भी होती हैं, है ना। चारों तरफ भीड़ भाड़ है ना, कई तरह की समस्याएं होती हैं भीड़ भाड़ में, निकलने बैठने में। तो मंडे के बजाय संडे को पढ़ा दिया जाए और मंडे ही कर दी जाए छुट्टी, है ना। संडे को किस समय आ सकते हो, इसी टाइम या फिर सुबह में? तू 6 से 7 आ जाएगा, बाकी सब कुछ बच्चे गांव वगैरह से आते हैं दूर दूर से, उनको सवारी भी नहीं मिलेगी 6 बजे, है कि नहीं। 9 बजे रख दें या 10 बजे? 8, 8 बजे। 8 बजे भी लाइट नहीं होगी अभी बता दूं, गर्मी। तो 8 बजे पढ़ लेना। अच्छा ये बताओ, 8 बजे किसी कोई समस्या है? किसी को नहीं है। 9 बजे किसी है समस्या? क्या समस्या तेरी 9 बजे है? अभी दुकान नहीं है तो फिर क्या है, जैसे अभी आए ऐसी 9 कहना आवाज दोपहर नहीं जाएंगे इस समय आने के चक्कर में। भाई डॉक्टर साहब क्या करें, पढ़ाई बंद कर दें तुम्हारे लिए? उनके चाहने से कैसे काम चलेगा? नहीं डॉक्टर साहब के ही रहने से जीवन थोड़ी चल जाएगा। वो कह रहे हैं शाम को पढ़ो, हैं? दोपहर को कहना कि दोपहर को स्कूल नहीं चलता है? नहीं वो कोचिंग का टाइम ये 2 बजे है, और 2 बजे दोपहर कहाँ हो गया, 1 बजे तक 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है सब स्कूलों की। भाई तुम ऐसा करो डॉक्टर साहब, सुबह 9 बजे तक दुकान खोला करो, और फिर 9 बजे बंद किया करो, फिर शाम को खोला करो। दोपहर में कौन डॉक्टर दवा देता है, हैं? इतनी गर्मी में भीषण में कोई बताओ दवा लेने जाए? अच्छा, डॉक्टर साहब अपना फायदा और वो तेरे और साथी थे वो कहाँ गए सब? डॉक्टर साहब को फिर खुद ही बैठना पड़ा। हाँ चलो, ऐसा है देख लेंगे, अगर 8 बजे हो गया तो 8 बजे कर देंगे, क्योंकि सभी बैचों करना होगा उस दिन सुबह में फिर। तो जो टाइम अब किसी और का मान लो 8 बजे के अलावा कोई और साइड नहीं हुआ तो तुम्हें 9 बजे कर देंगे, वरना 8 बजे कर देंगे तुम्हें, ठीक है ना। अगर कोई और सारे बैच 9 बजे 10 बजे हो गए तो तुम्हारा क्या बजे कर देंगे फिर? 8 बजे कर देंगे। और किसी और बैच को समस्या आई, है ना, और किसी टाइम पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, कहीं कोचिंग है किसी, तो तुम्हारा इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज तुम्हारा 8 बजे। इसीलिए मैंने आज एक दिन पहले पूछ लिया, क्योंकि कल डिस्कशन करता तो फिर पता था कब, है ना। आज डिस्कस कर लेंगे सब में, कल बता देंगे तुम्हारा संडे का टाइम, है ना। आज तो फ्राइडे है अभी।
कल मत आ जाना 9 बजे कहीं, पता चले बोले सर आज तो कह रहे थे 9 बजे आने को। कल इसी समय पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखो देखो कल हमने वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी। जो ई बराबर आई थी बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या पी अपॉन आर क्यूब, और अक्षीय में 2p/r³ आया था। अच्छा, दोनों में संबंध निकाला था तो अक्षीय में जो तीव्रता है वो समान दूरी पर निरक्षीय में तीव्रता की कितने गुनी, 2 गुनी थी। अक्षीय में जो तीव्रता है बच्चों वो निरक्षीय में तीव्रता की कितने गुनी, 2 गुनी। अब इस वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित एक डेरिवेशन हम और करने जा रहे हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। पहले तो हेडिंग का मतलब समझो। हम सबसे पहले क्या लेंगे, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र, फिर उसमें क्या रखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, वहां उस पर क्या लगेगा, एक बलयुग्म। बलयुग्म का मतलब बलों का एक जोड़ा, यानी कि 2 बल लगेंगे, और उस बलयुग्म का हम क्या निकालेंगे बच्चों, आघूर्ण। तो सबसे पहला काम क्या करें, क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लें, और वैद्युत क्षेत्र को क्या बल रेखाओं से दिखाते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कैसी बच्चों, किस तरह की, मैं सब बता चुका था आपको वैद्युत बल रेखाओं के गुणों में। अगर बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और बिल्कुल समान दूरी पर हों तो ऐसी बल रेखाएं क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि बल रेखाएं जहां जितनी पास पास वहां वैद्युत क्षेत्र उतना ज़्यादा, जहां जितनी दूर दूर वहां वैद्युत क्षेत्र उतना ही कम। लेकिन अगर समांतर और समदूरस्थ मतलब हर जगह उनके बीच की दूरी बराबर है। जब बराबर है तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र भी बराबर होगा, और जो वैद्युत क्षेत्र हर जगह बराबर हो उसे ही तो एक समान वैद्युत क्षेत्र कहोगे। तो सबसे पहला काम तो क्या करें, क्या बच्चों हम एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लें। चलिए ये ले लिया हमने एक समान वैद्युत। देखो यहाँ ये किसी क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं क्या हमने सब एक दूसरे के समांतर और बराबर बराबर दूरी पर दिखाई हैं। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र को मान लो कितना है, ई है। पहला काम कर लिया हमने, क्या बेटा हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया। अच्छा दूसरा काम क्या है, क्या इसमें एक क्या रखें, वैद्युत द्विध्रुव। चलो भाई वैद्युत द्विध्रुव रख लेते हैं। ये हमने इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब वैद्युत द्विध्रुव में आपको पता है कितने आवेश, 2 आवेश। एक सिरे पर कितना, -q, तो दूसरे पर कितना, +q। और इन दोनों के बच्चों जो बीच की दूरी है उसको किससे लिखते हैं, 2l से। बताओ बात क्लियर है। भाई पहले हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया, उसमें क्या रख लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या रख लिया, वैद्युत द्विध्रुव, जिसकी लंबाई कितनी है, 2l। एक सिरे पर आवेश कितना है, -q, दूसरे पर +q। और मान लो ये इस वैद्युत क्षेत्र में, इस क्षेत्र की दिशा ये दिशा है, और ऐसे वैद्युत द्विध्रुव इससे कितने कोण पर रखा है, थीटा कोण पर। कितने कोण पर रखा है, थीटा कोण पर। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझो। पहले तो देखो पहली बात ये होती है कि जब कोई डेरिवेशन करते हैं उसमें कोई चित्र बनाते हैं, उस चित्र की जो थ्योरी है 1-2 लाइन की, वो कहीं से रटनी नहीं पड़ती, बल्कि कहाँ से, इस चित्र से ही लिखनी पड़ती। जैसे इसमें हमने क्या लिया है, एक वैद्युत द्विध्रुव, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र कितना ई, उस वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखा है। चलो इतनी बार लिख लेते हैं पहले। माना माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर,
थीटा कोण पर रखा है। क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखा है? थीटा कोण पर। अब इस वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं? दो, एक प्लस क्यू और एक, आपको पता है कोई आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो वैद्युत क्षेत्र उस पर अपना प्रभाव दिखाएगा। प्रभाव क्या दिखाएगा? कि उस पर कोई बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल। अब अच्छा, बल किस दिशा में लगेगा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो जरा समझ लो, एक पॉइंट नोट करके लिख लेना, इसको नोट करने से पहले इस टॉपिक को नोट पॉइंट। पहली बात, अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र ई है और वहां क्यू आवेश पर अगर एफ बल लग रहा है तो क्या तीव्रता ई बराबर हमने पढ़ी थी एफ अपॉन क्यू। भाई तीव्रता क्या थी? एकांक आवेश पर लगने वाला बल। कितने आवेश पर? तो क्यू आवेश पर अगर वैद्युत क्षेत्र में कितना बल लगा? एफ। तो एकांक का मतलब एक पर कितना लगेगा? एफ अपॉन क्यू, और यही तो ई होता है। तो ई बराबर हम बेटा पीछे पढ़ चुके हैं, ई बराबर कितना पढ़ा है बच्चों हमने? एफ अपॉन क्यू। ई बराबर एफ अपॉन क्यू। यहां से अगर एफ बराबर निकालें तो बताओ प्यारे बच्चों कितना? क्या क्यू इसकी गुणा में आया? तो क्यू इंटू ई, तो एफ बराबर क्यू ई। तो पहली बात तो अब आपके ध्यान रखने की जो है जरूरी यहां, अगर क्यू आवेश कितने वैद्युत क्षेत्र में रख दूं मैं? ई वैद्युत क्षेत्र में, तो उस पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के कारण वो एफ बराबर कितना लगेगा? क्यू ई। अच्छा, बल आपको पता है सदिश राशि है। कैसा है? ये जो यहां बल है वो कैसी राशि है? जब सदिश है तो इसमें ये जो आवेश है वो चिन्ह रहित की चिन्ह सहित, चिन्ह रहित बिना चिन्ह के, क्योंकि सदिश में दिशा होती है। जब जिसकी दिशा होती है तो वहां माइनस चिन्ह दिशा को बताता है, उसका मान से कोई लेना देना। तो बेटा यहां जो आवेश है वो चिन्ह रहित, रहित का मतलब बिना चिन्ह के, यानी कि चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, हम केवल उसका क्या लेंगे? परिमाण। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, बोले सर बल की दिशा क्या होगी? बल की दिशा जरा समझो। देखो बेटा, दूसरा पॉइंट, ये जैसा वैद्युत क्षेत्र है ई। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा आप जानते हो किधर से किधर होती है? हाँ बिल्कुल सही, वैद्युत बल रेखाएं प्रारंभ किधर से होती हैं? प्लस से, और समाप्त किधर होती हैं? माइनस से। तो अब अगर इस वैद्युत क्षेत्र में मैं कोई प्लस क्यू आवेश छोड़ दूं, जरा देखो, तो प्लस क्यू को बताओ कौन सा आवेश खींचेगा अपनी ओर? माइनस। मतलब इस पर बल इधर ही तो लगेगा। इसका मतलब प्लस क्यू आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की, देखो जिधर वैद्युत क्षेत्र है क्या प्लस क्यू पर बल उधर ही लगेगा। अगर ये वैद्युत क्षेत्र है तो एफ बराबर इस पर कितना लगेगा? क्यू ई। क्यू आवेश है, ई वैद्युत क्षेत्र में तो बल पड़ चुके हैं, एफ बराबर क्यू ई, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। बोले अगर सर यही माइनस क्यू आवेश होता तब बताओ, माइनस को अपनी ओर कौन खींचता? प्लस। मतलब बल ये लगता इधर, यही तो लगता बल। मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कि विपरीत दिशा में? देखो बेटा वैद्युत क्षेत्र इधर है और बल इधर लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की कैसी दिशा में? कितना? एफ बराबर, भाई आवेश भले माइनस क्यू है लेकिन बल निकाल रहे हैं वो सदिश है, तो चिन्ह से कोई लेना देना। मतलब माइनस क्यू आवेश पर भी बल एफ बराबर क्यू ही लगेगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की कैसी दिशा में? विपरीत दिशा में। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अब जरा आ जाओ हमारे इस क्षेत्र पर। अब यहां दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्लस क्यू आवेश पर बल बताओ, प्लस क्यू आवेश पर बल बताओ, एफ बराबर कितना? बेटा क्यू आवेश है, वैद्युत क्षेत्र कितना? ई। कितना है? ई। तो एफ बराबर क्यू ई। अच्छा इस बल की दिशा बताओ किधर होगी? प्लस क्यू पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब प्लस माइनस भूल जाओ, वो तो आपको समझाने के लिए लिया था मैंने। अब आप ये ध्यान रखो, प्लस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस पर बल वैद्युत क्षेत्र की, तो ये प्लस है, इस पर बल एफ बराबर क्यू ई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो वैद्युत क्षेत्र बेटा इधर ही तो है ये।
ये F बराबर Q हुई। बताओ बात क्लियर है? तो प्लस Q पर जो बल है F बराबर Q हुई, ये किधर लगेगा बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की कहां बच्चों? दिशा। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? क्या बात क्लियर है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा अब किस पर देखो, -Q आवेश पर बल। कौन से आवेश पर बल? बताओ कितना है बराबर? बेटा आवेश माइनस का है, लेकिन चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, तो Q ही लेंगे। अच्छा वैद्युत क्षेत्र एक समान है, तो यहां ये है तो यहां भी भाई हर जगह समान होगा, तो F बराबर Q ही। अच्छा ये माइनस है, तो इस पर दिशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत, वैद्युत क्षेत्र इधर है तो इसके विपरीत, क्या ऐसे करके ये बल लगेगा? F बराबर Q ही, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। बात समझ में आ गई? F बराबर Q ही, इस बल की जो दिशा है अगर मैं यहां लिखूं तो वैद्युत क्षेत्र की कैसी दिशा में? विपरीत दिशा। अब इतनी बात समझ में आ गई हमें यहां कि जब इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा तो इस पर कितने बल लग रहे हैं बेटा? 2। दोनों बलों के परिमाण या मान कह दो बराबर है, इसका भी Q ही इसका भी, लेकिन दिशा कैसी है एक दूसरे के? देखो बेटा एक इधर लग रहा है ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, दूसरा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अगर दो बल बराबर और विपरीत हो तब क्या होता है? आपको उसे निरस्त हो जाते, जनरली बच्चों को यही रटा होता है। लेकिन दो बराबर और विपरीत बल प्यारे बच्चों हमेशा निरस्त नहीं होते, कुछ विशेष स्थितियां होती हैं। कौन सी स्थितियां? जरा समझो इस बात को। पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। देखो जैसे मान लो ये आप जिस बेंच पर बैठे हुए हो ना, वो बेंच समझ लो, सीट समझ लो, ठीक? पैर नहीं लगाए, खड़ी थोड़ी करना है ना, सीट दिख रही ऊपर वाले। अब आप जरा विचार करो, हाँ अब एक छात्र आया, चिंटू, है ना, नाम ले लेते हैं वरना तुमको उधर हमारा नाम ले लिया। चिंटू ने कहा भाई मैं इस बेंच को इधर खींच के ले जा रहा हूं, इधर यहां से पकड़ा, इधर खींचा, तब तक दूसरा और आ गया। कौन? मिंटू आ गया। चलो चिंटू मिंटू ले लिए दो छात्र। अब चिंटू कह रहे हैं हम बेंच को ले जाएंगे इधर, और मिंटू कह रहे हैं तुम उधर कैसे ले जाओ, हम ले जाएंगे इधर। अगर बताओ दोनों के बल बराबर हो, ये जितना बल लगाए उतना ही ये लगाए, चिंटू मिंटू की ताकत बराबर है, दोनों एनर्जी दोनों बल बराबर लगा रहे हैं, बताओ बेंच किधर खींचेगी? कोई प्रभाव? बल लग रहे हो उनका कोई प्रभाव ना पड़े, वस्तु वैसी की वैसी बनी रहे, जिसे साम्य अवस्था कहते हैं। वस्तु की साम्य अवस्था, अगर बल लगने पर भी उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो समझ लो वो साम्य अवस्था में। तो अगर ऐसा रहे कि बल लग तो रहे हो लेकिन उन बलों का उस वस्तु पर कोई प्रभाव, मतलब वो निरस्त हो गए, अभी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहां ये वाले जो बल हैं बेटा क्या हो गए? निरस्त। इसने इसे निरस्त कर दिया, चिंटू ने मिंटू को बराबर कर दिया, 0 प्रभाव। ठीक। अब अगर तुम विचार करो, यही चिंटू मिंटू इसी बेंच पर, देखो ये दोनों बराबर और विपरीत बल हैं, ये निरस्त हो गए। अच्छा लगाने का तरीका इनका बल का थोड़ा चेंज कर दो, है ना। चिंटू ने क्या किया, ऐसे करके इधर खींचा, ये मिंटू इधर वाला यहां पहुंच गया बेंच, है ना, इधर आया बल लगाया। चिंटू बोले हम खींचेंगे तुम्हारी उल्टी दिशा में, तुम्हारी सपोर्ट में थोड़ी आ सकते, है ना। चिंटू आए, बोले अच्छा तुम उधर खींच रहे हो, लो मैं इधर आ जाता हूं, तुम्हारे अपोजिट खींचना। चिंटू इधर खींचने लगे। अब बताओ जरा F बल। अब बताओ इस बेंच पर क्या अब चिंटू मिंटू के बलों का कोई प्रभाव पड़ेगा? दोनों बल अब भी बराबर हैं और विपरीत हैं। देखो एक की दिशा वो है, एक की है, दोनों विपरीत दिशा में, अब भी बराबर हैं विपरीत हैं। बताओ अब इन बलों का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। इसका मतलब निरस्त तो नहीं हुए। अगर निरस्त हो जाते तो इनका कोई प्रभाव, अच्छा क्या प्रभाव पड़ेगा? कहीं आगे बढ़ के चली जाएगी बेंच?
क्या होगा, ये सिरा ऐसे मिंटू खींच रही है, इधर घूमने लगेगा और ये ऐसे करके इधर घूम जाएगा, मतलब अपनी जगह पर ही घूमने लगेगी। यानी कि ये बेंच कौन सी गति करने लगेगी, कह दो घूर्णन गति, अपनी जगह पर ही घूमने लगती है। इसका मतलब ये दोनों बल निरस्त नहीं हुए और ये ऐसे ही बल मिलकर क्या बना लेते हैं, बलयुग्म। क्या बनाते हैं। अब आप सर ये तो बड़ा गलत बात है, हम क्या ऐसे हर बार जहां जहां होगा ऐसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे कब बेंच घूमेगी कब नहीं घूमेगी। आप कुछ ऐसी बात बताओ जिसे सीधे सीधे देख लें। अब जरा किताबी भाषा पे आ जाओ, ये तो अपनी घरेलू बात हो गई है ना। ऐसे बोले हर जगह करके थोड़ी देखेंगे सर हम कि बेंच घूम रही कि नहीं घूम रही है। अब 11th की थोड़ी थ्योरी पे आ जाओ। किसी बिंदु पर जिस दिशा में बल लगाते थे वो बल की दिशा में खींची गई सीधी रेखा हमारी कहलाती थी प्यारे बच्चों बल की क्रिया रेखा। 11th का याद करो जब घूर्णन गति पड़ी थी। बल जिस दिशा में लग रहा हो, समझ लो ऐसे करके किसी बल लगा रहा है ऐसे, तो इसकी दिशा में ऐसे सीधी लाइन खींच लो, ये बल की क्रिया रेखा। क्रिया रेखा का मतलब बस जिस रेखा में जिस दिशा में काम कर रहा है, सीधी बात, वो बल की क्रिया रेखा। अच्छा जरा यहां देखना, ये जो दो बल निरस्त हुए, अगर इस बल की क्रिया रेखा मैं आपसे पूछूं इस वाले बल की, तो बेटा यही तो जा रही है ऐसे, इसी सीध में तो है। अच्छा इस वाले की देखना जरा, क्या दोनों एक ही है, क्या दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक हो गई कि नहीं। अगर दो बल बराबर हों और विपरीत हों और साथ साथ उनकी क्रिया रेखाएं भी एक हों, या कह दो एक ही रेखा में एक ही सीध में एक ही लाइन में लगे हों, तो ऐसे बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त। अच्छा जो निरस्त नहीं हुए उन पे देखो जरा, देखो ये वाला बल ऐसे इसी रेखा में तो लग रहा है और ये वाला इस रेखा में। बताओ क्रिया रेखाएं एक की अलग अलग। अगर दो बल बराबर और विपरीत तो हैं और परंतु उनकी क्रिया रेखाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं, तब वो बेटा निरस्त नहीं होंगे, बल्कि वही मिलकर क्या बना लेते हैं, बलयुग्म। अच्छा एक बात ध्यान रखो, इस बलयुग्म के प्रभाव में कोई स्थानांतरित गति नहीं होती। स्थानांतरित का मतलब आगे बढ़े, कोई वस्तु आगे बढ़े तो 11th में पढ़ा था, उस गति को स्थानांतरित गति कहते हैं, और अपनी जगह घूमने लगे तो उसे घूर्णन गति। तो इस बलयुग्म के प्रभाव में स्थानांतरित गति नहीं होती, बल्कि कौन सी गति होती है, घूर्णन गति। कौन सी गति होती है, तो बेटा अगर दो बल बराबर और विपरीत हैं तो वो मिलकर क्या बना लेंगे, बलयुग्म। उस बलयुग्म के अगर आघूर्ण की बात करें तो आघूर्ण को 11th में हम लोग लिखते थे टाव से, और टाव बराबर होता था फॉर्मूला, बोले सर एक बल, दोनों बल बराबर है तो दोनों में से बोले सर एक बल ले लो, कोई एक बल ले लो और इस एक बल की गुणा करा दो दोनों के बीच की लंबवत दूरी से। किससे गुणा करा दो, अब बल चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, लंबवत दूरी कौन सी है बेटा, क्या करो क्रिया रेखा चाहे इसकी बढ़ा के लाओ इसकी सीध तक, चाहे इसकी, लंबवत का मतलब बिल्कुल ऐसा सीधी सीधी है, चाहे यहाँ निकाल लो चाहे यहाँ निकाल लो, मतलब क्रिया रेखाएं जो इधर उधर है ना इनको ऐसे बराबर में ले जाओ, चाहे इसकी क्रिया रेखा इसकी सीध में ले जाओ चाहे इसकी सीध में लाओ, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी अगर ये मैं कह दूं r है तो टाव बराबर, अगर बल f है दूरी r तो f गुणा r। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा हमारे टॉपिक पर आ जाओ बेटा, जो चल रहा था है ना, इसमें बताओ प्लस क्यू पर बल F बराबर क्यू ही, इधर माइनस क्यू पर ये है। बताओ दोनों की क्रिया रेखाएं एक है कि अलग अलग है, कैसी हैं देखना जरा। इसकी क्रिया रेखा एक की, क्या यही तो है। अच्छा इसकी क्रिया रेखा यही तो है, क्या दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। जब अलग अलग है तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक बलयुग्म। क्या बना लेंगे, और उस बलयुग्म का क्या चाहिए, आघूर्ण। क्या चाहिए, अच्छा आघूर्ण टाव बराबर एक बल गुणा दोनों के बीच की लंबवत दूरी। बोले सर बल तो दोनों पता है, कोई एक ले लेंगे, लंबवत दूरी और निकाल लो। लंबवत दूरी कौन सी हो सकती है बताओ, चाहे तो यहाँ देखो इसकी क्रिया रेखा इसकी सीध में ले आओ, चाहे तो ये ऐसे करके निकाल। बताओ बेटा बात क्लियर है क्या।
क्या यही तो लंबवत दूरी है? और चाहे तो इसकी क्रिया रेखा इस चीज में तो ऐसे करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। अब जरा देखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही तो है, और इससे ये द्विध्रुव कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो ये भी तो लाइन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो चाहे तो ये कोण यहाँ भी थीटा दिखा सकते हैं। बात तो भाई है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव के साथ कितना कोण बना रही? थीटा कोण। अब पहले तो जो हमने समझा है वो लिखेंगे। क्या समझा है? कि ये जो दोनों बल निकाले हैं, ये दोनों बलों के परिमाण बराबर है, क्यू ई, लेकिन दिशा कैसी है? विपरीत। और साथ साथ इनकी क्रिया रेखाएं कैसी हैं? अलग अलग हैं। तो ये दोनों बल मिलकर क्या बना लेंगे? एक बलयुग्म बना लेंगे। और इस बलयुग्म का ही हमें क्या निकालना है? आघूर्ण। तो पहले लिख लेते हैं थ्योरी। देखो बेटा, चूंकि ये दोनों बल परिमाण में बराबर तथा दिशा कैसी है? विपरीत है, विपरीत है। और इनकी क्रिया रेखाएं कैसी हैं? अलग अलग हैं। अतः यह दोनों बल मिलकर क्या बना लेते हैं? बलयुग्म बना लेते हैं। अतः ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बना लेते हैं, बना लेते, जिसे ये जो बलयुग्म है इसे हम लोग प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। क्या हुआ बेटा? क्या कर रहा है भाई? है? कौन सा बालक था? अल्लाह, खड़े हो जाओ जरा। कौन था? क्या हटा दिया? क्या सो रहा था? तुम भी एसी ठंडक का नाजायज फायदा उठा रहे हो। ये रोज सो जाता है बैठ के। इसे कल से बिठाला करेंगे वो ऊपर वहां मचान पे, ताकि मुझे दूर से दिखता रहे कि सो रहा है कि बैठा हुआ है सही। अब गर्मी भी लगेगी थोड़ी उधर, तो नींद नहीं आई लल्ला। अब बढ़िया स्पष्ट दिखाई देगा वहां से, बिल्कुल, है ना? ऐसे ये कहते हो सर उसका सिर आ गया बीच में, तो सर दिख नहीं रहा है थोड़ा, है कि नहीं? तुम्हारी समस्याओं का सब समाधान कर देंगे आज हम। चलो, अब ये जो बलयुग्म है इसे कहते हैं बच्चों प्रत्यानयन बलयुग्म। इस बल को क्या नाम दिया गया है? प्रत्यानयन बलयुग्म, जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। अतः प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या निकाल लें? आघूर्ण। अब आघूर्ण, अभी बताओ, आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया? टाउ बराबर एक बल गुणा दोनों के बीच की, ठीक है ना? अब टाउ बराबर आपको कि सर बल तो दोनों ही एफ है, कोई सा भी एक ले लो। अब गुणा में दोनों के बीच की क्या रखें? लंबवत दूरी। अब देखो लंबवत दूरी कौन सी है? देखो ऐसा करो, इस सिरे को क्या नाम दे देता हूं मैं? ए,
इसे क्या नाम दे दिया मैंने बी, और ये बिंदु सी। बताओ लंबवत दूरी कौन सी है बी से लेके सी तक की? अरे ये वाली लंबवत थोड़ी है, सीधी सीधी क्रिया रेखा इसकी है, इसकी है, तो लंबवत दूरी यही तो ही, बी से लेके सी तक की। बी से लेके तो चित्र से ऐसा करो, इसका मान निकाल लो, और इसका मान निकालने के लिए यहां से कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, बाकी तीसरी बची आधार। साइन थीटा बराबर, देखो है क्या, यहां हमारे पास दिया हुआ क्या है कर्ण, निकालना क्या है, तो लंब और कर्ण हो ऐसा सूत्र लगाओ, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लें। अब ऐसा किस में होता है, साइन में। जैसे कोई पूछ सकता है साइन ही क्यों ले रहे, कॉस थीटा ले लेते। अब कॉस थीटा ले लेते तो आता आधार बटे कर्ण, कर्ण तो सही है, आधार की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़रूरत किसकी है, लंब की। तो साइन थीटा बराबर बेटा क्या, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लगाओ जरा, अब एफ गुणा इसको क्या लिख दिया, बी सी, है ना। अब इसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, परंतु चित्र से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब जरा देखो लंब कौन सा था, ये था लंब, कौन सा, बी से लेके सी तक का, और कर्ण कितना है 12, तो क्या बी सी बटे 12, साइन थीटा बराबर बी सी बटे 12। यहां से बी सी निकालो, क्या 12 इसकी गुणा में आएगा, 12 साइन थीटा, 12 आता है। बताओ टाउ बराबर एफ गुणा बी सी का मान कितना है 12 साइन थीटा, टाउ बराबर, अच्छा एफ का मान क्यू ई था, वो भी रखी दो क्यू ई, और इनटू में बच्चों क्या है 12 साइन थीटा। अब ये वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण ही तो निकाल रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के मैंने कहा जितने भी डेरिवेशन सब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी के पदों में, और पी बराबर क्या होता है क्यू गुणा 12, पी बराबर क्यू गुणा, तो मैंने कहा लास्ट में कहीं ना कहीं से क्यू गुणा 12 तुम्हें मिल जाएगा, वो बना लो और उसकी जगह क्या रख दो पी, उसकी जगह क्या रख दो पी। अब जरा यहाँ देखो, ये वाला क्यू मिला, ये 12 अलग निकाल लो, क्यू गुणा 12 बचा क्या, क्यू गुणा 12 ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, ठीक है ना। अब टाउ बराबर देखो बेटा, क्यू गुणा 12 क्या है पी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, और बाकी ई साइन थीटा, यही वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण है। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा हो, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों कितना हो पी हो, तब उस पर लगने वाले बलों का जो आघूर्ण है वो टाउ बराबर प्यारे बच्चों कितना होगा पी ई साइन थीटा। अच्छा ये तो साधारण रूप या कह दो इसका स्केलर रूप है, इसको कभी कभी कह देते हैं, बोले बेटा वेक्टर रूप में लिखो। कौन से रूप में, तो बताओ कोई बालक इसका वेक्टर रूप क्या होगा, वेक्टर रूप में। अब इसके लिए फिर से थोड़ी बातें 11th की आपको याद होनी चाहिए। वेक्टरों की गुणा कितने प्रकार की, एक डॉट और एक, अब ए डॉट बी बराबर किसके होता था, ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना, और ए क्रॉस बी बराबर किसके, अब उल्टा याद रखना है, कहीं ए बी कॉस थीटा है उसकी जगह क्या रख दो ए डॉट बी, और ए बी साइन थीटा है उसकी जगह क्या रख दो ए क्रॉस बी। दूसरी बात और खास, ये जो डॉट गुणा होती है, डॉट गुणा से जो मान निकल के आता है, डॉट गुणा को कहते थे स्केलर गुणा। स्केलर गुणा का मतलब समझ रहे थे, अगर दो वेक्टरों की गुणा से जो मान आए वो कैसा आए स्केलर, तो यहां डॉट गुणा से जो मान आएगा दूसरा, वो सामने वाला मान कैसा आएगा, और स्केलर पे वेक्टर थोड़ी लगाते हैं, इसका मतलब डॉट गुणा जो मान आए बराबर में उस पर वेक्टर लगाने की जरूरत, क्योंकि वो स्केलर होगा। लेकिन क्रॉस गुणा को कहते थे वेक्टर गुणा,
वेक्टर गुणा का मतलब अगर दो वेक्टरों की गुणा से जो मान निकल के आए वो भी कैसा हो, वेक्टर, तब क्रॉस, तब उसे वेक्टर गुणा कहते हैं, तो उसे क्रॉस से लिखते थे। मतलब क्रॉस गुणा से जो मान निकल के आएगा वो भी कैसा होगा, तो उस पर भी वेक्टर लगाएंगे। अब जैसे यहां बताओ ए बी साइन थीटा के जैसा है कि ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा, तो इसकी जगह क्या लिखें, ए क्रॉस बी, वेक्टर रूप ये वाला है। ए बी साइन थीटा की जगह वेक्टर रूप में क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी। तो इधर बेटा टाउ को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, ए बी साइन थीटा की जगह ए क्रॉस बी। अब ए की जगह क्या है पी और बी की जगह क्या ई, तो क्या पी क्रॉस ही आ गया। अब इधर वाला टाउ, बोले सर इस पर बताओ वेक्टर लगाए कि नहीं लगाए। अब बेटा ये चूंकि क्रॉस गुणा है और क्रॉस गुणा से मान जो आता है वो भी कैसा, वेक्टर, तो यहाँ क्रॉस गुणा से जो टाउ आया है वो भी क्या होगा, वेक्टर, क्या होगा, वेक्टर होगा। और जब वेक्टर होगा तो इस पर भी वेक्टर फिर तो लगाना ही लगाना है। अगर यही होता इधर ए डॉट बी, जैसे ए बी कॉस थीटा टाइप होता, ए डॉट बी टाइप लिखते, और ए डॉट बी से जो मान आता वो कैसा होता है, स्केलर, तब इधर वेक्टर लगाने की कोई ज़रूरत। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का जो आघूर्ण है वो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, या हमसे कहा जाए कि वेक्टर रूप में बताओ तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। क्या इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अच्छा, कुछ बातें इससे संबंधित। पहली बात, जो प्रत्यानयन बलयुग्म के कारण अगर हम आपसे पूछे कौन सी गति होती है, स्थानांतरित गति की घूर्णन गति, केवल अपनी जगह पे घुमा सकता है, वस्तु को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो प्रत्यानयन बलयुग्म के कारण केवल कौन सी गति होती है, घूर्णन गति होती है, ना कि स्थानांतरित गति, स्थानांतरित गति। अच्छा अगली बात समझ लो, और एक बोले प्रत्यानयन बलयुग्म कहां लेके जाने की कोशिश करता है, किधर ले जाता है। अब जरा ध्यान से समझना, देखो ये ऐसे एक समान वैद्युत क्षेत्र था बेटा, ये ठीक है ना, इसमें ये वैद्युत द्विध्रुव रखा था, यहां था प्लस क्यू और यहां क्या था, प्लस क्यू पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू पर बल वैद्युत क्षेत्र की। अब ये ऐसे करके क्या इसे घुमा रहा होगा, घुमाते घुमाते जैसे यहां कहीं ले आया, अब भी सही है, ये इधर लग रहा है, ये इधर, अब भी घुमाएगा, और थोड़ा इधर ले आया, अब भी ये इधर घुमा रहा है, ये इधर, अब भी ठीक है, अभी भी क्रिया रेखाएं अलग अलग है और ये बलयुग्म काम कर रहा होगा। लेकिन जरा देखो जैसे ये घूम के द्विध्रुव ऐसा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आया, फिर देखो प्लस क्यू यहां आ गया होगा और माइनस क्यू घूम के यहां पहुंच गया, तो प्लस क्यू पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की, बताओ अब घुमाएगा क्या। अब दोनों की क्रिया रेखाएं एक हो गई, मतलब यहां लाने के बाद ये कहेगा भैया हमारा काम समाप्त हुआ, अब हम कुछ नहीं करने वाले, हमारी जिम्मेदारी यहीं तक की थी। मतलब ये जो बलयुग्म है वो वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ घुमा के लाने की कोशिश करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और यहाँ लाने के बाद ये जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। तो जो प्रत्यानयन बलयुग्म है वो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, मतलब वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। इसलिए ही इस बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म। प्रत्यानयन बलयुग्म को इंग्लिश में कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं, रिस्टोर वर्ड तो सुना होगा, रीस्टार्ट या रिस्टोर, रिस्टोर कर दो मतलब बिल्कुल पहले वाला, जैसे पहले जैसे मोबाइल को रीस्टार्ट या रिस्टोर कर दो, मतलब पहले जैसा पोजीशन, मतलब वैद्युत क्षेत्र की पोजीशन में, मुख्य जो पोजीशन, मतलब कहीं भी ले जाओ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कहीं भी ले जाओ। अब जैसे ही बलयुग्म लगेगा वैद्युत क्षेत्र, ये बलयुग्म घुमा के इसे अपनी पोजीशन में लाने का प्रयत्न करता है, मतलब रिस्टोर करके वहीं ले आता है पहले वाली पोजीशन। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, प्रत्यानयन बलयुग्म या रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बात समझ में आ गई। तो दूसरी बात, बोले अगर आपसे कहा जाए
अगर आपसे कहा जाए कि ये जो प्रत्यानयन बलयुग्म है ये वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ लाने का प्रयत्न करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बहा लाने के बाद ये भी जीरो, कितना हो गया, जीरो। तो दूसरी बात इसके नीचे यही है आपके काम की कि प्रत्यानयन बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। अब तो नींद नहीं आ रही थी किसी को, क्यों, लाइट चली गई, बढ़िया है। अब आई है, क्या फायदा, अब जब तक इसका असर होगा ना तब तक तुम्हारा छुट्टी का टाइम हो जाएगा। गर्मी भरपूर हो चुकी है कमरे में, है ना, तो अब कोई फायदा नहीं इसके आने जाने से, ठीक है ना। तो बढ़िया है, कल से ऐसी ऐसी बंद रखा करेंगे, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। किसी बालक को नींद फिर भी नहीं आ रही है, हाँ बस एक आध कह रहा है हाँ कब छुट्टी होगी, गर्मी बहुत लग रही, वो देखो कुछ नहीं तो रूमाल ही लेके ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ लल्ला बढ़िया लग रहा है, पहले से आराम है कुछ एसी की तुलना में। हाँ ऐसा ही पढ़ो। प्रत्यानयन बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का, प्रत्यानयन बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को एक बार यहाँ चेंज कर देता हूं, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर, क्या करके, घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, लाने का प्रयत्न करता है और इसीलिए इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। इसीलिए अगर कहा जाए क्यों कहते हैं, इसीलिए, अच्छा वो तो पहले ही लिखा, मत लिखो फालतू की बात है, बोलो सर प्रत्यानयन तो पहले ही लिख दिया। तो ये बात समझ गए, प्रत्यानयन बलयुग्म का काम क्या है, इसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाना। इसके कारण अगर पूछे कौन सी गति होती है, केवल घूर्णन गति संभव है, स्थानांतरित गति संभव नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताओ, आपको रिपीट की जाए, अदरवाइज आगे बढ़े। बताओ भाई, बात क्लियर है सबको? देखो ये जब भी डेरिवेशन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करो, कह दिया जाता है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आए बोले इसकी सहायता से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करो। किसको परिभाषित करो? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। अच्छा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे परिभाषित करेंगे वो देखें। अच्छा उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं। देखो ये नोट पॉइंट समझ लो आपके, ठीक है ना, इसी के नीचे ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। देखो अभी टाउ बराबर पीई साइन थीटा से अगर मैं कहूं कि टाउ का अधिकतम मान बताओ, कैसा, कोई एक निश्चित वैद्युत द्विध्रुव वहां जब रख दिया तो उसमें घूम रहा है, तो बताओ किस स्थिति में जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो सबसे ज्यादा। बेटा घूमते वक्त वैद्युत क्षेत्र एक समान है, पूरा निश्चित, ही तो बदल नहीं रहा। पी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ये भी निश्चित है, ये भी नहीं बदल रहा। घूमने बदल क्या रहा, केवल साइन थीटा का मान, क्योंकि कोण अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होगा। अब टाउ और साइन थीटा आमने सामने, टाउ और साइन थीटा आमने सामने। अब जब आमने सामने है इसका मतलब टाउ अधिकतम तभी होगा जब साइन थीटा का मान भी अधिकतम हो। क्लियर है ना? और साइन थीटा का अधिकतम मान बताओ, चलो टाउ के अधिकतम मान के लिए बताओ, टाउ के अधिकतम मान के लिए क्या साइन थीटा का मान भी अधिकतम होना चाहिए? अच्छा साइन थीटा का अधिकतम मान होता कितना है? सबको पता है साइन थीटा कॉस थीटा का अधिकतम मान एक। आप कितने भी डिग्री ले लो, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 200, 400, 2-4 डिग्री ले लो, जितने मन करे उतने डिग्री ले लो, लेकिन आपका जो वैल्यू है साइन थीटा कॉस थीटा का मान कभी भी एक से ज़्यादा
नहीं आता, हमेशा एक से कम ही रहता है, तो अधिकतम मान एक होता है। अब अच्छा, ये एक कितने डिग्री पे होगा? तो एक की जगह साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। साइन से साइन हट गया, थीटा बराबर कितना? तो पहली बात तो ये समझ में आ गया कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम तब होगा जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखा हो? 90 का मतलब वैद्युत क्षेत्र के कैसे रखा हो? लंबवत। कैसे रखा हो? बोले तब अधिकतम होगा। बोले अधिकतम मान होगा कितना? अधिकतम मान कितना होगा? अतः टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम बराबर पीई। मैक्सिमम के लिए साइन थीटा का मान कितना ले लिया? एक, और एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पीई। अब यहां से दो तीन बातें याद रखना। अगर कभी आपसे कहा जाए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का अधिकतम मान बताओ, तो टाउ मैक्सिमम बराबर पीई। वैसे केवल आघूर्ण पूछे तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा, लेकिन अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू पूछे तो कितनी है? पीई केवल। बोले कब होगा ये अधिकतम? जब वो वैद्युत क्षेत्र के कैसे रखा हो? लंबवत। या कह दो थीटा बराबर कितने डिग्री पे रखा हो? 90 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब जरा आगे मैं बता रहा था जो एक बात, उस पर ध्यान दे लो। हमने कहा, कह सकते हैं कि एक तो बलयुग्म का आघूर्ण प्राप्त करो और उसकी सहायता से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे पी से लिखा है, बोले इस पी को परिभाषित करो। इसको परिभाषित करो। हाँ, तो हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग, बलयुग्म के आघूर्ण के पदों में, बलयुग्म के आघूर्ण के पदों में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। ठीक है ना? अब इसकी परिभाषा देखो कैसे देंगे, समझो जरा ध्यान से, रटनी नहीं कहीं से। ठीक है ना? क्या बात बेटा, कोई समस्या बताओ लल्ला, क्या बात है, क्यों बातें कर रहा है भाई? बताओ क्या दिक्कत, तुम बताओ बेटा, कोई समस्या है क्या? समस्या हो बताओ, मैं हूं तो बताने के लिए, ये थोड़ी बताया गया समस्या का समाधान। यहां ध्यान दो। देखो बेटा, अभी हम लोगों ने टाउ बराबर क्या पढ़ा? बताओ, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अच्छा, हमें यहां से परिभाषित किसको करना? पी को। तो क्या ऐसा करें, पी बराबर निकाल लें, पी बराबर टाउ और अपॉन में क्या आया? ई साइन थीटा। अब जरा देखना यहां से, ए या दे, मैं ई बराबर कितना ले लूं? एकांक। एकांक का मतलब समझ रहे हो? एक। ठीक। तथा जो यहां थीटा है वो कितना ले ले? 90 डिग्री। तब बताओ टाउ बराबर किसके, या सॉरी पी बराबर किसके? यहां से देखो, देखो ई का मान एक ले लिया, साइन थीटा का मान 90, साइन 90 का मान भी एक, तो एक गुणा एक ही रहेगा और एक से भाग करने पर कोई फर्क। तो पी बराबर केवल क्या बचा? टाउ। तो सब कुछ यहीं लिखा है, इसी को, परिभाषा को यहीं से लिखना है। पी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। टाउ क्या है? वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। देखो दोनों आघूर्ण है, कंफ्यूज मत हो जाना कौन सा क्या है। पी है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, टाउ है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर है, लेकिन कौन से बलयुग्म के? जो वैद्युत द्विध्रुव पर एकांक वैद्युत क्षेत्र में, जो कब लगे वैद्युत द्विध्रुव पर, कितने वैद्युत क्षेत्र में रखा हो? वो एकांक वैद्युत क्षेत्र में। और कब? जब वो क्षेत्र के कैसे रखा हो? लंबवत। कैसे रखा हो? तो परिभाषा पूरी समझो, फिर से लिखना क्या है, रटना नहीं कहीं से, यहीं से। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो वैद्युत द्विध्रुव पर कितने वैद्युत क्षेत्र में? एकांक वैद्युत क्षेत्र में। थीटा बराबर 90 का मतलब क्षेत्र के कैसे? लंबवत रखे होने पर लगता है। बात समझ में आ गई? फिर से समझो, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के क्या होता है? जो वैद्युत द्विध्रुव पर कितने वैद्युत क्षेत्र में? कब लगेगा? क्षेत्र के। बस इसी बात को तो लिख देना है। अतः
थोड़ा यहाँ से ले लेते। अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस वायुगम के आघूर्ण के बराबर होता है जो जो वैद्युत द्विध्रुव पर कितने वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में कब लगेगा, जब वो क्षेत्र के कैसे रखा हो, जब वैद्युत द्विध्रुव पर जो वैद्युत द्विध्रुव पर एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे होने पर लगता है। जो वैद्युत द्विध्रुव पर एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत होने पर रखे होने पर लगता। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? सबको बात क्लियर है? ठीक है ना? चलिए बाकी का हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? आज बढ़िया रहा मौसम, नींद नहीं आई किसी को?